नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, मैं प्रतिदिन आपके समक्ष किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे पर विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। आज भी हमारा मुद्दा है, चूंकि ये बिहार के लिए चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष होने के कारण चुनाव में अगला सरकार किसकी बनेगी इसकी संभावना और उस संभावना के जो जितने भी कारण और कारक होते हैं उस पर हम प्रतिदिन किसी न किसी नजरिए से विश्लेषण करते हैं। आज फिर हम लेकर आए हैं एक बार विश्लेषण चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान की वर्तमान जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें अब तक की जो उनकी राजनीतिक उपलब्धि रही है, तो राजनीतिक उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, नंबर एक। नंबर टू, रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते उनके पास जो विरासत है, अगर गौर से देखा जाए तो उस विरासत को चिराग पासवान ने अब तक आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि रामविलास पासवान के जाने के बाद उस विरासत में कहीं ना कहीं कटौती ही हुई है। ठीक है, कैसे मैं बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रामविलास पासवान जब तक जीवित थे तब तक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान के परिवार के अलावे भी कई ऐसे चेहरे हुआ करते थे जिनसे कि लोक जनशक्ति पार्टी को, रामविलास पासवान को राजनीतिक शक्ति मिला करता था, भले ही उन चेहरों का चरित्र कैसा भी रहा हो। मैं उस पर आज टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसमें सूरजभान सिंह भी रहे हैं, रामा सिंह भी रहे हैं, मुन्ना शुक्ला भी रहे हैं, कई लोग रहे हैं जिनका कि आज नाम लेने का इरादा नहीं है। आज हम चूंकि व्यक्तिगत चिराग पासवान के लिए जो संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं में जो जहां कहीं भी कमी है उसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं। तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो रामविलास पासवान प्लस ऐड किया करते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है। आज चिराग पासवान एको हम द्वितीयो नास्ति, मतलब अपने परिवार को भी जोड़कर नहीं रख सके हैं। रामविलास पासवान के समय में पशुपति कुमार पारस, रामचंद्र पासवान, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, स्वाभाविक है इस परिवार के ऊपर परिवारवाद का आरोप है, वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव के परिवार पर है। तो लेकिन रामविलास पासवान उससे बाहर भी जोड़ कर रखा करते थे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे। लेकिन आज चिराग पासवान के पास, उनके अलावे चिराग पासवान के पास कोई भी बड़ा चेहरा राजनीति से नहीं है। ये एक सबसे बड़ी कमी। इस कारण से चिराग पासवान वोट तो रामविलास पासवान की जो विरासत थी वो आज भी चिराग पासवान के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके अलावे चिराग पासवान ने कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष में भी, जैसे मैं कई चेहरों का नाम बता सकता हूं, जैसे स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जमुई के रहने वाले थे। उस इलाके में जो 2-3 जिले या 10 विधानसभा सीट कह लिए जहां पर कि उनकी कम से कम उनके स्वजातीय मतदाताओं के ऊपर कुछ तो प्रभाव था, कुछ तो वो जोड़ा करते थे रामविलास पासवान के वोट बैंक के साथ। लेकिन आज ऐसा कोई चेहरा चिराग पासवान के साथ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, चिराग पासवान जिस किसी भी सामान्य सीट पर उम्मीदवारों का अब तक जो चुनाव करते रहे हैं वो सभी उम्मीदवार उनकी पार्टी के लिए काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि चुनाव के दौरान एक तरह से ऊपर से लैंड करने वाले लोग होते हैं, मतलब सीधे ऊपर से टपक पड़ते हैं उस पार्टी के अंदर। जैसे अगर विगत लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो विगत लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान, खुद चिराग पासवान हाजीपुर से उम्मीदवार थे, उनके बहनोई वो जमुई से उम्मीदवार थे। इसके अलावे और जितने भी उम्मीदवार थे, कौन थे ये? बीना सिंह, जो कि विभाजन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवार थी। कौन थी वो? जदयू के नेता दिनेश सिंह की पत्नी। चिराग पासवान ने टिकट देने से 1 महीना पहले ये घोषणा किया था कि जिन लोगों ने उनको पिछले लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के विभाजन के दौरान धोखा दिया, उन सबको टिकट नहीं देंगे। लेकिन उसे बीना देवी को टिकट दिया चिराग पासवान ने। दूसरा उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी को। क्या संबंध अशोक चौधरी से चिराग पासवान का? केवल टिकट का संबंध था। केवल टिकट के संबंध के अलावे और कौन सा संबंध था चिराग पासवान का शांभवी चौधरी से? क्या उनकी पार्टी के पास
उनके उस क्षेत्र विशेष से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं थे। अगर नहीं थे तब भी ये चिराग पासवान की असफलता है। थे तो उनको देना चाहिए था, और नहीं थे तो ये नहीं तैयार हुआ कोई कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव लड़ने लायक चिराग पासवान की पार्टी में, इसका मतलब ये चिराग पासवान की असफलता थी। तीसरा उम्मीदवार राजेश वर्मा खगड़िया से जीते, उनकी क्या उपलब्धि रही है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान में? उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी के लिए क्या काम किया है सबको पता है। तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों को किन कारणों से टिकट मिला? एक ही कारण था, अवसर का फायदा उठाना। किन शर्तों पे फायदा उठाया गया सभी लोग जानते हैं, जो लोग भी राजनीति से थोड़ी भी समझ रखते हैं। न केवल लोकसभा चुनाव बल्कि पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान की पार्टी से दो प्रकार के उम्मीदवार थे। एक वे थे जो किसी न किसी चुनाव लड़ने के लिए केवल दल बदल किया था। दूसरे कौन थे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिसके बारे में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया और जिस पर अशोक चौधरी लगातार प्रशांत किशोर को जवाब दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान चुप हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा है, दिनेश सिंह ने अपनी पत्नी के लिए वैशाली से टिकट खरीदा था। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजेश वर्मा ने खगड़िया के लिए टिकट खरीदा था। मतलब दूसरा है चिराग पासवान टिकट बेचा करते हैं। तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे कई दर्जनों उम्मीदवार थे जिनके बारे में ऐसी चर्चा थी। ऐसी चर्चा तो रामविलास पासवान के जीते जी रामविलास पासवान पर आरोप नहीं लगता था। यही कारण था कि रामविलास पासवान अपने साथ लोगों को जोड़ पा रहे थे। चिराग पासवान अब तक नहीं जोड़ पाए हैं। लेकिन एक सुखद संकेत इधर के दिनों में दिख रहा है। दिख क्या रहा कि चिराग पासवान में अब उससे आगे जो मैंने बताई ना कि ये दो प्रकार के लोग, इससे आगे चिराग पासवान अब बढ़ना चाहते हैं। ये दिखा कैसे? जब चिराग पासवान ने ये कहा कि वो 243 विधानसभा सीटें लड़ना पर उम्मीदवार होंगे, उनका कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि वो 243 उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, बल्कि उनका कहने का मतलब ये था कि एनडीए के 243 जो उम्मीदवार होंगे वो चिराग पासवान के लिए बराबर है। चाहे उसके पास सिंबल बीजेपी का हो, चाहे सिंबल जनता दल यूनाइटेड का हो, चाहे सिंबल जीतन राम मांझी का हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का हो, या फिर चिराग पासवान का सिंबल हो, चिराग पासवान के लिए सब के सब बराबर है। मतलब ये बयान एक नेता के बड़े कद का एहसास कराता है। दूसरा, चिराग पासवान ने एक खुलेआम घोषणा किया कि उनका मन दिल्ली में नहीं लगता, अब बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। मतलब बिहार की सेवा करना चाहते हैं, मतलब बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति सपना नहीं देखता है तब तक उसके लिए प्रयास भी नहीं होता है। तो चिराग पासवान ने अगर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा है तो अवसर भी है, ऐसा नहीं है, उनके लिए अवसर है। क्योंकि एक खेमा तो खाली है ना, एक खेमे से तेजस्वी यादव उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के, लेकिन दूसरा खेमा जो है वो नीतीश कुमार को लेकर चल रहा है। लेकिन कितना दिन? नीतीश कुमार तो अब बुजुर्ग, मतलब अपनी पीढ़ी के, जिस पीढ़ी में 4 लोग बिहार की राजनीति में एक धूमकेतु की तरह चमके अपने अपने समय पर, वो 4 चेहरे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, उसमें केवल सक्रिय राजनीति में केवल नीतीश कुमार बचे हैं। तो कितने दिन बचेंगे? उम्र के इस पड़ाव पर है कि कभी भी उनका शरीर जो है मतलब मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं रह सकता है। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनडीए में विकल्प बनकर आएगा, और विकल्प कभी भी तेजस्वी यादव के मुकाबले में कोई बुजुर्ग नेता तो होगा नहीं। तो इसीलिए एनडीए में संभावनाएं हैं चिराग पासवान के लिए, और उस संभावना को कैसे कैपिटलाइज कर पाते हैं चिराग पासवान, इस पर सबकी नजर रहेगी बनी हुई। तीसरा, जो चिराग पासवान ने एक फैसला किया, वह फैसला भी कहीं ना कहीं उनके एक बड़े नेता बनने का प्रयास करने की छटपटाहट को दिखाता है। उन्होंने कहा कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब
मतलब अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते हैं। तो ये एक देखिए, नीतीश कुमार, याद रखिए एक चीज, नीतीश कुमार तभी, शुरुआत नीतीश कुमार की राजनीति की कहां से हुई थी? कुर्मी चेतना रैली से। उसके बाद क्या किया नीतीश कुमार ने? लवकुश सम्मेलन किया। उसके बाद क्या किया नीतीश कुमार ने? पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, महिला वोट बैंक तैयार किया। उसके बाद क्या किया नीतीश कुमार ने? पिछड़ा से अति पिछड़ा को काटा, अति पिछड़ा वोट बैंक तैयार किया। फिर क्या किया? दलित में महादलित बनाया। तो नीतीश कुमार एक ऐसा अम्ब्रेला बना पाए, और वही अम्ब्रेला कारण है सबसे बड़ा कि नीतीश कुमार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आइदर यू लव हिम और हेट हिम, बट यू कैन नेवर इग्नोर हिम। ये बात जो नीतीश कुमार ने साबित किया है, और यही इसलिए नीतीश कुमार कहा करते हैं नीतीश सबके हैं। और जब नीतीश सबके हैं, तभी नीतीश कुमार ने बिहार पे 20 वर्षों तक लगातार शासन किया है। आज कई लोग ऐसा कहा करते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार को यादव और मुसलमान वोट नहीं देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, 2010 का विधानसभा चुनाव, जब 40 से 50% यादवों ने भी नीतीश कुमार को वोट दिया था। क्यों दिया था? इसलिए कि समाज के हर वर्ग को सुशासन पहली प्राथमिकता है। और तब तक लालू यादव के परिवार पर जो दाग लगा हुआ था ना, वो दाग मिटा नहीं था, धुंधला नहीं हुआ था, ताजा था। 2010 में वो दाग धुंधला ताजा था। अब थोड़ा धुंधला गया है। इसलिए कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता पहले की तुलना में धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए कि वो माइल धुंधले होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार का विकल्प बनना है चिराग पासवान को, तो नीतीश कुमार के रास्ते पर चलना पड़ेगा, अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। वो केवल पासवानों के नेता बनकर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सब, जब लालू यादव 14% आबादी यादव समाज के नेता बनकर रह गए, जब तो कुर्सी से उतर गए, और जब कुर्सी से उतरे दोबारा नहीं चढ़ पाए। तो जब यादव जाति का नेता, जो सबसे संख्या बल में सबसे अधिक है, वो भी केवल एक जाति का नेता बनकर, उसमें मुसलमानों का भी मत जोड़ दीजिए, तो उसके बावजूद लगभग 28 से 30% मतदाताओं का नेता होने के बावजूद 2005 में एक बार जो सत्ता गई, दोबारा लौट कर नहीं आई। तो फिर 5%, 6% वोट पर चिराग पासवान कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री बन जाना संजोग होता है। मुख्यमंत्री तो बिहार में सबसे पहले महामाया प्रसाद सिन्हा बन गए थे, अकेले विधायक थे अपनी पार्टी के। आप पता है, झारखंड में मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक थे, चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बन गए थे सीधा। तो ये संजोग होता है, उसको आप अपवाद समझिए। तो ये चुनौती है चिराग पासवान के समक्ष कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं पासवान के नेता से बढ़कर पहले दलितों का नेता में स्वीकार्यता होनी चाहिए, फिर सर्व समाज के नेता, तभी मुख्यमंत्री बनना संभव है, या बिहार का लंबे समय तक नीतीश कुमार का विकल्प बनना संभव है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।